हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो की आने वाली 15 से 20 मिनट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बस आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है, चाहे आप स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो आप जो है पूरी देखना, क्योंकि पीडीएफ वाला यहाँ पर कोई भी सीन नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो में हम अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। पहला हमारा आएगा हाउ टू पास इन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में कैसे पास हो सकते हैं, इसका आंसर सभी लोग ढूंढ रहे हैं, तो वो आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सेकंड हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन देखो पीडीएफ में वो बातें तो नहीं मिलती ना जो क्वेश्चन के साथ हम बताते हैं। इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है और नुकसान भी हो जाता है। इसलिए क्या करना है, आपको ये वीडियो को पूरा देखना है यहाँ तक, एंड तक, जिससे आपका सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। अब हम पहला अपना स्टार्ट करते हैं, हाउ टू पास इन फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो देखो सबसे पहली बात कि ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए सिर्फ सजेशन है, तो इसको सजेशन की तरह लेना। और अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि भाई देख के पता तो लग जाएगा कि आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, तो अगर आपको लगता है ये सब ठीक ठाक है तो आप इसको फॉलो करो, अदरवाइज कोई बात नहीं, आप बस इसको देख सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो सारा ये वाला हेल्पफुल ही आप लोगों के लिए। तो चलिए समझते हैं कैसे हमको इसमें पास होना है। तो देखो पास होने के लिए लगभग हमको चाहिए 30 से 40 नंबर। वैसे 30 नंबर में हो जाता है, लेकिन कई यूनिवर्सिटी में इंटरनल का चक्कर पड़ जाता है, तो हम लगभग जो है 30 से 40 की एक रेंज ले लेते हैं। तो हमको जो है इतने मार्क्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो अब हम पहले समझते हैं कि आखिर ये जो हमारा सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर हम उन प्रॉब्लम को समझ लेंगे कि हमको क्या दिक्कत आ रही है कैसे पढ़ने में, तो हम उनका सॉल्यूशन भी बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 हमारी इसमें आती है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, कि इसकी लैंग्वेज जो है वो हमारी सबसे अलग है। अब ये बात तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक हमारा लॉ वाला सब्जेक्ट है, मतलब जितने भी हमारे नियम कायदे कानून है वो सारे हमारे इसमें लिखे जाते हैं। तो इसमें वैसे लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप अंदर से पढ़ेंगे। तो पहली बात, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी क्या है हमारी डिफरेंट है, और थोड़ी सी क्या है हमारी टफ है। तो ये हमारा सीन आता है। अब लोगों को प्रॉब्लम क्या आई इसमें, प्रॉब्लम ये आई कि सभी लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पर जो हमारी डिफरेंट लैंग्वेज है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज हमको एज इट इज जो है एग्जाम में लिख कर आनी है। तो इस बात के लिए बहुत लोग परेशान हो गए। तो देखो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आई नो इससे हमारे नंबर कम होंगे, लेकिन इतने तो नहीं होंगे कि हम फेल हो जाएंगे। क्या हमको क्या होना है, हमको सिर्फ पास होना है, हमको टॉप नहीं करना। अगर आप टॉप करने में तो बस देख लो आपको हेल्प होगी, लेकिन टॉप के लिए नहीं। ये क्या है हमारा सिर्फ पास होने के लिए कि हम पास कैसे हो सकते हैं। तो पहली बात क्या करनी है, आपको जो डिफरेंट वाली लैंग्वेज है उसको नहीं लिखना। आपको जो खुद की लैंग्वेज है, मतलब आपकी जो खुद की आउन लैंग्वेज होगी, जो आप बनाकर लिखते हो हर एक पेपर में, वही लैंग्वेज आप यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। पर एक चीज़ करनी है कि जब आप इनका यूज़ करो अपनी लैंग्वेज का, तो जो कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं वो टेक्निकल टर्म्स आपको यूज ही करने हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, लेट करो यहाँ पर हमारा आया क्वेश्चन की राइट द स्प्यूरियस ड्रग्स की डेफिनेशन, या ये चीज़ें लिखो। तो यहाँ पर देखो ये है कि इट इज़ डीम्ड टू बी स्प्यूरियस इफ इट इज़ इम्पोर्टेड टू मैन्युफैक्चर, ये सारा फंडा है। तो अगर इसका देसी देखें तो क्या है, हमारा स्प्यूरियस ड्रग्स हमारे वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि हम किसी और के नाम से कोई दूसरी दवा ले लें, यानी कि यहाँ पर अंडर अ नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, यानी कि हमको ऐसी एक दवा मिल गई जो दूसरे ड्रग को बिलोंग करती है। तो अगर हम यहाँ कैसे लिखेंगे अपनी लैंग्वेज, हम लिख सकते हैं कि दीज आर दोज ड्रग विच आर मिसप्लेस्ड विद द नेम ऑफ अनदर ड्रग, या फिर रिप्लेस्ड विद द नेम ऑफ अनदर ड्रग। तो इस तरह हम बना सकते हैं ना शॉर्ट में। तो आप इस तरह यहाँ पर लिख सकते हो, लेकिन जो इसका मेन काम क्या था कि यहाँ पर हमारा नाम बदल गया है, कोई और दूसरे ड्रग का नाम आ गया, तो ये तो आपको यहाँ इंक्लूड करना। लैंग्वेज आप अपनी बना सकते हो, पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ आपको अच्छे खासे मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। और देख लो, जैसे हमारा इमिटेशन हो गया, या यहाँ पर और चीज हो गया डिसीव, यानी कि धोखा। तो ये वर्ड की जगह आप क्या लिख सकते हो कि हमारे स्पीड क्या है कि अगर कोई ड्रग हमारी किसी और ड्रग की कॉपी है, यानी कि कैसे लिख सकते हो कि इफ एनी ड्रग इज द कॉपी ऑफ एनी ओरिजिनल ड्रग एंड इट इज प्रिपेयर्ड टू चीट द एनी पर्सन, यानी कि यहाँ पर वही बात है, बस हमने अपनी लैंग्वेज में लिख दी। क्या लिख दिया यहाँ पर कि अगर कोई ड्रग हमारा किसी को नकल करके बनाया गया, यानी कि कॉपी है किसी ओरिजिनल ड्रग की, या फिर उसको हमने इसलिए बनाया कि हम किसी को चीट कर सकें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्प्यूरियस ड्रग कहलाएगा। तो यही बात यदि हमने अपने में बना के लिख दी, तो आप इस तरह सिंपल लैंग्वेज में, मतलब आप केवल देसी हिंदी में समझ लो कि आखिर ये हमारी कहना क्या चाहती है, कि यहाँ पर हमने नकली ड्रग, नकली कोई दवा बन गई है और वो किसी को धोखा देने के पर्पज से बनाई गई है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो कि किसी की कॉपी है और किसी को चीट करने के लिए हमने बनाई गई है। तो इस तरह आप जो है अपनी लैंग्वेज को जहाँ पर बना सकते हो। यही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमारी क्या है, सिंपल है। बस क्या करो, आप अपनी खुद की लैंग्वेज को जहाँ बना के लिखो, जो आप बाकियों के सब्जेक्ट में करते हो, हिंदी में समझते हो और इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करके लिखाते हो। तो ये फंडा आप यहाँ पर कर सकते हो, और ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा जिनकी इंग्लिश मतलब ठीक है। अब हम मतलब अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारी इंग्लिश ही ठीक नहीं है, हम इतना बनाना नहीं जानते, तो आपके लिए क्वेश्चन आता है कि आप यहाँ पॉइंट वाइज बना सकते हो। अब पॉइंट वाइज का फंडा क्या, जैसे देखो यहाँ पर हमने बेसिकली ये पॉइंट वाइज है, लेकिन ये भी हमारा इतना
ना बढ़ाए। तो आप चाहो यहाँ भी बना सकते हो कि कोई भी हमारा स्पूरियस ड्रग ऐसे लिख दिया आपने, फिर यहाँ शॉर्ट में लिख दो क्या लिख दिया कि इमिटेशन ऑफ एनी अदर ड्रग, यानी कि वो किसी की कॉपी है। यहाँ लिख दिया पर्पस ऑफ डिसीज टू एनीवन, यानी कि यहाँ क्या है किसी को धोखा देने का इसका क्या था पर्पस था। यहाँ लिख दो कि रिप्लेस द नेम विद एनी अदर ड्रग, यानी कि इसका नाम बदल गया। तो इस तरह आप पॉइंट वाइज भी यहाँ पर बना सकते हो। अगर आपको लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आ रही है आप डायरेक्टली पॉइंट वाइज लिख दो, थोड़े से मार्क्स कम होंगे लेकिन हाँ आपके अच्छे खासे मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले ही बताया आपको टॉप नहीं करना, आपको क्या करना है सिर्फ पास होना है या आपको 40 से 50 तक नंबर लाने हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी एक डिफरेंट वाली लैंग्वेज की दिक्कत यहाँ पे खत्म हो गई। अब कोशिश अब आता है यहाँ क्वेश्चन कि हमारी टफ भी है ये लैंग्वेज, तो इसको समझे कैसे। तो देखो टफ का सिंपल फंडा क्या होता है कि आपको वो समझ नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना है बस उसको समझना है। और उसको समझने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एक है कि आप चाहो किसी की वीडियो देख लो, देखो हमने जितनी बनाई है 3rd यूनिट तक का फार्मेसी तक, वहाँ तक आप देख सकते हो, 1-2 टॉपिक और करवा देंगे तो वहाँ तक आप इसको देख सकते हो, या आप कहीं और चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत जगह मिल जाते हैं। तो आप वीडियो देखो जो है आराम से इस चीज़ को समझ सकते हो। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लो अगर आपको नहीं आ रहा तो क्या कर सकते हो, आप गूगल ट्रांसलेटर या किसी भी ट्रांसलेटर का यूज़ कर सकते हो। उस इंग्लिश को आप तुरंत डालोगे, आपकी वहाँ पे हिंदी बनकर आ जाएगी और आप उसको समझ लोगे। यानी कि इन दोनों ही पर्पज से मेरा फाइनली क्या है कि आप बस उस टॉपिक को हिंदी में अपने दिमाग में उतार लो कि एक्चुअल में वो चीज़ हमारी है क्या। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मतलब अपनी लैंग्वेज लिखो, यहाँ पर आप वीडियो देख लो, चाहे आप गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ कर लो, कैसे भी करो। ओवरऑल क्या करना है आपको अपने दिमाग में वो चीज़ समझ लेनी है, और फिर आपको क्या करना है अपनी उसी लैंग्वेज को क्या करना है हिंदी में मतलब आप समझ गए, और जो भी आपकी लैंग्वेज आप उसमें समझ गए उसके बाद आप उसको कन्वर्ट करके इंग्लिश में लिखकर आ जाओ। इंग्लिश अगर आपकी कमज़ोर है तो आप पॉइंट वाइज उसको लिखकर आ सकते हो। तो फाइनल हमारा फंडा क्या निकल के आता है कि आपको क्या करना है, आपको अपने कंसेप्ट जो है क्लियर करना है। डिफरेंट लैंग्वेज हो या टफ हो, आपको बस कंसेप्ट क्लियर रखना है। और कंसेप्ट में हमारी 2 से 4 चीज़ें आती हैं। पहला हमारा अगर रीजन पर्पज यानी कि उसके ऑब्जेक्टिव, ये आपको पता करनी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे होते हैं यानी कि कितने क्या क्या मिले होंगे वो, और फिर आता है उसका फंक्शन। तो देखो ये चीज़ें आपको पता चल जाएगी अगर आप ये जान लोगे कि हमारा वो चीज़ होती क्या। जैसे मान लो फार्मेसी एक्ट है, तो फार्मेसी एक्ट हमारा बना क्यों था, क्योंकि हमारे में क्या हो रहा था पहले बहुत ज़्यादा मतलब फर्जी वाले लोग थे, बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था फार्मेसी का, सारा कुछ मतलब प्रोफेशन डाउन हो गया था। तो उस पर्पज के लिए वो बनाया गया। तो उसका पर्पज जो था यानी कि इस वजह से उसका फंक्शन भी वही होगा कि अब उसको सुधारने के लिए बनाया गया, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया, प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए बनाया गया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, पर्पज और उसके फंक्शन आपको इस तरह से पता चल गए। तो बस क्या आपको एक तरह से कहानी पता करनी है, उसके रीजन ऑब्जेक्टिव आप बना दोगे, फंक्शन आप बता दोगे। अब अगर कोई कमेटी है जिसके कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि इसमें इतने लोग हैं उतने हैं, तो उसका आप जो है रट्टा लगाना ही पड़ेगा। देखो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, उसको कोई नहीं बदल सकता। बाकी रट्टा लगाने के आप थोड़ी सी ट्रिक कर सकते हो। कैसे कि मान लो अगर कोई हमारी ये चीज़ है, मान लो हमारा यहाँ पर क्या है DTA भी हो गया, या लेट कर लो हमारी पीसीआई होगी। तो पीसीआई के लिए क्या करना है, ये पीसीआई होगी तो यहाँ में हमारे 3 तरह के लोग होते हैं। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओगे ना, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी। ये हमारे 3 तरह के हो गए, यहाँ इलेक्टेड हो गए, यहाँ नॉमिनेटेड हो गए, यहाँ हमारे एक्स ऑफ ये हो गए, इलेक्टेड में इस तरह हो गए। तो अगर आप इस तरह कर करके फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीज़ें लिखोगे, अपनी रफ में लिख लो अभी अभी, तो आपको ये चीज़ें बहुत ही आराम से याद हो जाएंगी। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप रट्टा लगा सकते हो। बाकी आप इस तरह फ्लो चार्ट की फॉर्म में करोगे, ये एक तरह से डायग्राम आपकी नज़रों में फंस जाएगा, फिर आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। तो ये चीज़ें हमारी हो सकती हैं। अब कुछ चीज़ें जो हम याद नहीं करते, निगलेक्ट मार देते हैं, ज़्यादातर वो होती हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज, और एग्जाम में भी बहुत ही कम इनके बारे में पूछा गया है। तो ये बेसिकली हमारे फंडे होते हैं, कैसे आप सारा कर सकते हो। सेकंड हमारी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या आती है, सिलेबस इसका बहुत ज़्यादा है। तो देखो सिलेबस ज़्यादा है लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो 30 से 40 मार्क्स चाहिए। क्यों होना है, क्योंकि हमको होना है सिर्फ पास। और अगर आपको 30 से 40 मार्क्स चाहिए तो इसके लिए आपके लिए 3 यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इनफ हो जाती हैं। अगर आप 3 यूनिट बहुत अच्छे से करके जाते हो तो आप आराम से जो है पास हो जाओगे। अब क्वेश्चन आता है कि सर ऐसे कैसे हो जाएंगे, 5 यूनिट है। तो इसमें हमारा हाथ आता है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन का फ़ायदा उठाओ आप लोग, क्योंकि ऑप्शन आते हैं तो ऑप्शन में क्या होता है हमेशा वैसे हर यूनिट से बराबर दिया जाता है, लेकिन फिर किसी एक पर्टिकुलर यूनिट से क्या होता है ऑप्शन के रूप में थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया जाता है। तो आपको क्या करना, बस उन ऑप्शन का फायदा उठाना है, और 2-3 यूनिट आप कर लोगे तो आपको जो है इतने क्वेश्चन मिल जाते हैं परफेक्टली कि आप आराम से पास हो जाओगे। क्योंकि 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं 7 मार्क्स वाले में और 1 ऑप्शन मिलता है 10 वाले में। तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस तरह आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। अब आता है कि भाई ये तो चलो एक ऑप्शन हो गया, लेकिन हमको करना भी है तो कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 यूनिट आपको एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड करनी है, यानी कि एकदम आप तैयार ऐसे करके जाओ कि आकर कोई भी टॉपिक उसमें से आता है, इवन कुछ भी हो, आपका वो 100% पक्का हो। तो ये मैंने पहले बोला, मान लो कुछ चीज़ आपको लगता है कि पक्का आएंगी, तो आप उन पक्की चीज़ों को एकदम पक्का श्योर कर लो कि आप उनको जरूर करके आओगे। बाकी बात करें यहाँ पर तो देखो रिमेनिंग जो हमारी यूनिट्स होंगे या हम डायरेक्टली लेते हैं, मान लो पूरा का पूरा जो हमारा सिलेबस है, आपको क्या करना है कि इसके अंदर जितने भी हमारे टर्म्स आते हैं, टर्म्स ले जैसे यहाँ ले लो स्टडी ऑफ सेल्फ फीचर ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज। तो मान लो कि आप इसके बारे में नहीं पढ़ पा रहे, भाई टाइम कम है, तो आप क्या करो कि ये जो हमारी है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, इसके बारे में पता कर लो कि एक्चुअल में ये चीज़ हमारी क्या होती है। तो ये बेसिकली क्या होती है कि जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिए जाते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला हमारा एक्ट बनाया गया है। तो इतनी सी बात आपको पता चल गई। अब यहाँ पर एक हमारा रूल होता है जिसका आपको
आपको फायदा उठाना है। क्या होता है कि अगर मान लो ये वाला हमारा टॉपिक आ गया, अब आप इसको छोड़ कर गए थे, लेकिन आपको इतना पता है कि ये हमारा किस में काम आता है, हमारे एडवर्टाइज वगैरह को कंट्रोल करने में काम आता है। तो आप बेशक छोड़ कर गए, मान लो आपका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसके बारे में कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे भाई, आपको पता है इतनी बात है, बना चना के लिख दोगे, एक दो एडवर्टाइजमेंट का ऐड दे दोगे कि मान लो कोई हमारे पहले फायदा उठाते थे 100% श्योर का, तो उसको फाइन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरह आप उससे रिलेटेड कुछ भी बना के लिख दोगे। और एक रूल होता है कि अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी लिखा है, इवन उससे रिलेटेड आपने कुछ भी लिखा है, तो मिनिमम 1 मार्क्स तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी उसकी लेंथ के बेस पर आपको 2-3 मार्क्स तक मिल जाते हैं, एक तो आपको मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो एक एक करके आपके बहुत मार्क्स आगे बढ़ जाते हैं, तो ये एक मतलब प्रॉफिट है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी आप जो है कोई भी क्वेश्चन को छोड़कर मत आओ, कि इवन आप कुछ भी लिखकर आओगे तो आपको 1-2 मार्क्स तो आराम से मिल ही जाता है, और वही 1-2 मार्क्स आपको पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो इसीलिए मैं जो है अपने जो भी हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते थे, मैं इसीलिए बनाता था, क्योंकि इससे क्या होता था, मैं सारे के सारे सिलेबस को कवर करता था। इससे क्या होता था कि आपको हर एक चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर होती थी। तो जब भी कोई भी लेंथ क्वेश्चन या कुछ भी आता था, आप ये क्वेश्चनों का यूज़ करके वहाँ पर लिख आते थे। यही इसका मेन पर्पज़ था हमारा, जो इस बार हमारा शायद बन नहीं पाया टाइम के चक्कर में। तो ये बेसिकली हमारा फंडा हो गया। तो आप कुछ भी हम क्या लिख सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया। तो एक चीज़ आप किसी डेफिनेशन लिख सकते हो, कोई भी उसका काम बना के लिख सकते हो, फंक्शन। अब इनके बेस पर क्या कर सकते हो, आप बिल्कुल देसी एग्जाम्पल लिख दो, कोई बात नहीं, आपको टेक्निकल नहीं आता, आप कोई भी नॉर्मल ले लोगे, कोई सा भी एग्जाम्पल वहाँ पे ठोक सकते हो। तो इससे क्या होगा, ये सब चीज़ों से आपको 2 से 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। इवन आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको क्या 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा। किस बेस पे, कि आपको सभी जो टर्म्स थे उनके बारे में आपको कुछ ना कुछ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पता था। तो इस तरह आप जो है ये सारा का सारा फंडा यहाँ पर तैयार कर सकते हो। तो अब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर 1-2 सॉल्व हो गई, लैंग्वेज की यहाँ पर सॉल्व हो गई, क्या थी कैसी, सिलेबस वाली हमारी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। अब आता है क्वेश्चन कि इसको याद कैसे रखेंगे। भाई ये भी तो बात है कि आखिर याद कैसे रखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, पहला होता है हमारा याद करने का प्रैक्टिस, यानी कि आप जितना ज़्यादा लिखोगे याद उतना रहेगा, लेकिन टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ये जो चीज़ है, जो आपकी खुद की लैंग्वेज होती है, मदर लैंग्वेज होती है, मदर टंग, या हिंदी हो गई, या आप कहीं कैसे भी हो, तो उसी लैंग्वेज में क्या करना है, आपको वो चीज़ याद करनी है एज अ कहानी की तरह। अब इसके पीछे लॉजिक क्या, देखो अगर आपसे मान लो अगर एक मूवी आपको अभी दिखाई, आपको 2 मूवी, अगर आप रात में 2 मूवी देखोगे, तो आप कल अगर कोई उस मूवी के बारे में कहीं से कोई भी चीज़ पूछेगा, आप फटाक से उसको बता दोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने वो मूवी की आपको कहानी में इंटरेस्ट आया और वो पूरी की पूरी कहानी समझ कर रख ली एक तरह से। तो सेम फंडा आपको यहाँ बुक्स में अप्लाई करना है। क्या करना है आपको यहाँ पर जब भी स्टडी करनी है, एक तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल टर्म में बेस्ड सोचना है। जैसे चलो इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है, तो यहाँ पर हमारे क्या एडवर्टाइज वगैरह को ब्लॉक करने का ये मतलब काम करते हैं, जो अनवांटेड होते हैं, फायदा उठाने वाले होते हैं, तो इसको मतलब कंट्रोल करने का काम करती है। अब मान लो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई ऐड देने, आप एकदम सोचो कि मान लो कोई ऐड देने आया और वो ऐड में कहना चाहता है कि हमारी दवा बाकी सब दवाइयों से बेस्ट है, या मान लो हमारी ये कंपनी बाकी सब कंपनियों से बेस्ट है। तो ऐसा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप दूसरी कंपनियों को कम नहीं बता सकते। आप अपनी को उठा लो, लेकिन दूसरी को नीचा नहीं गिरा सकते। तो इसमें क्या हो सकता है, आपने एक एग्जाम्पल ऐसे सेट कर लिया, तो अब ये चीज़ आपको याद रहेगी कि भाई ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज क्या था। जैसे अभी मैंने ये वीडियो में बताया, तो अब अगर कल इसका क्वेश्चन आ गया तो आप इसके बारे में जरूर लिखाओगे। तो इस तरह से आप जो है अपनी स्टोरी की तरह उसको अपनी लैंग्वेज में, मदर लैंग्वेज में, जो आपकी हिंदी लैंग्वेज हो या जो भी आपकी लैंग्वेज है, उसमें आप उस चीज़ को याद करके अपने दिमाग में स्टोर कर लो, जितना आप कर सको। और क्या करना है कि जैसे ही आपको ये सब याद हो जाएगा, आप एग्जाम में आओ, वो क्वेश्चन आया, आप जो कहानी आपने लिखी है उसको बना बना के थोड़ा सा लिख दो। और जब आप क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो तो इतना आपको याद रखना है, जैसे थोड़ा सा रिलैक्स कर करके लिखो। ऐसा नहीं आप जल्दी जल्दी लिख रहे हो, थोड़ा सा लिख लिया, फिर उसको याद कर लो कैसे क्या हो रहा था, और इस तरह करके आप बना बना के लिख सकते हो। और जो चीज़ आपको आती है वो तो आप लिख ही दोगे, जो आप पढ़ के गए हो। तो ये उन चीज़ों के लिए जो आपको नहीं आती, जिनकी चीज़ें सिर्फ आपको पता थी और जिनकी स्टोरी आप याद करके गए थे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है जो कई जगह यूज़ किया जाता है, और लगभग 70 से 80% हमारे जो है ये काम भी आता है। ठीक है, बाकी बात की जाए तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है वो तो इसको बहुत बढ़िया करते हैं, क्योंकि वो स्टोरी याद करके जाते हैं और अगली इंग्लिश में लिख कर आ जाते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव है। बाकी जो और बच्चे हैं उनके लिए भी 50 से 60% चांस है। और एक और मैंने बताया, जिनको इंग्लिश खराब है वो पॉइंट वाइज इसको लिख कर आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी होती हैं। बाकी एक और बात सुन लो, जो हमारे ये ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, इसमें इंग्लिश का इतना बड़ा रोल नहीं होता। तो आप इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि इंग्लिश हमारी खराब है तो लैंग्वेज खराब ये हो जाएगा। इंग्लिश को कोई नहीं देखता, आपका जो मेन टर्म होगा टेक्निकल वाला, उस चीज़ को जो है यहाँ पर देखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो ये एक्सपीरियंस था, तो यहाँ पर मेन टर्म हमारा क्या होगा कि यहाँ पर अंडर नेम विच बिलोंग टू अनदर ट्रक, तो यहाँ बिलोंग टू अनदर ट्रक एक मेन टर्म हो गया, जिससे हमारा ये साबित हो रहा है कि वो ट्रक हमारा दूसरा था और दूसरे के नाम पे चल रहा था। तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं वही एक्चुअल में देखे जाते हैं, आपका सारा कुछ जो है देखा नहीं जाता है। तो आई होप आप लोग को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी, कैसे करना है क्या करना है। तो बस इन पॉइंटों को आप चाहो एक बार रिवाइज कर लेना, कैसे क्या करना है। बाकी ऑल द बेस्ट आपको कल के एग्जाम के लिए। बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट की बात करें तो देखो, जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं आपको एक भी छोड़ कर नहीं आना है,
चाहे आपको कुछ भी हो, कुछ ना कुछ इवन लिख के आ जाना। आप सोचते हो ना कि यार कुछ नहीं आ रहा, क्या ही लिखूं, अटेम्प्ट ना करूं, आप अगर उसमें लिख दोगे ना तो 1 से 2 नंबर आपको फिर भी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पास करने में और थोड़े से आपके रैंकिंग उठाने में हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ कभी मत करना, कोई भी छोड़कर मत आना, चाहे आप कुछ में कुछ भी लिखो, इवन रिलेटेड भी नहीं बताना, तब भी आप कुछ भी लिख कर आ जाओ, खाली मत छोड़ के आओ, ठीक है। तो कभी कभी टीचर दे ही देते हैं एक आध नंबर, उससे रिलेटेड कुछ भी लिखोगे तो फिर अपनी ट्राई करो कि आपकी जो लैंग्वेज उसमें ट्राई करो। वैसे तो मैंने बोल दिया लैंग्वेज का इतना रोल नहीं होता, लेकिन अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी अच्छी हो। बाकी इसका इतना रोल नहीं है, मेन हमारा रोल है राइटिंग का, वैसे रोल नहीं होता। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर चेक करता है उसको थोड़ा सा क्या है, उसका माइंड हैप्पी हो जाता है, उसको पढ़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऐसे ही देख कर देता है, तो इससे वो हेल्प हो जाता है। और जब प्रेजेंटेशन वाली वीडियो वैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें क्या कोई भी चीज़ आप ऐसे अंडरलाइन कर दो थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंडन गुड लैंग्वेज राइटिंग ये हो गया, अंडरलाइन कर दो, थोड़ा सा रिफेक्टिव बना दो, तो इससे क्या होगा, टीचर का जब खुश हो जाएगा दिमाग तो वो अच्छे नंबर अपने आप दे देता है। ये सारी चीज़ें, बाकी जो मैंने अभी आपको 3 बातें बताई वो आपको रिमेंबर रखनी है, कैसे करना है क्या रखना है। तो आई होप आप लोगों की इससे हेल्प होगी, थोड़ी बात आपको समझ आता है कैसे करना है क्या करना। बाकी कोई भी डाउट से इससे रिलेटेड आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो अब हमारा सेकंड पार्ट आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहले इसके पीछे का लॉजिक सुन लो। देखो बहुत ये जो भी हम क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि AKTU का फाइनल पेपर भी हम ही लोग बनाएंगे। हम ये जो भी क्वेश्चन पेपर बनते हैं ये हम किस बेस पे बताते हैं, ये चलो आज हम आपको बताते हैं। पहला क्या होता है कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जितने भी, उन सबके बेस पर ये हमारे क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं। जो भी हम क्वेश्चन आपको बताते हैं वो सारे के सारे हमारे जो प्रीवियस ईयर वाले होते हैं उन्हीं के बेस पर सारे के सारे बताए जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है रियल लाइफ में, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक जैसे मान लो टैबलेट्स हो गए या कैप्सूल हो गए हमारे इंडस्ट्रियल के ले लें, तो ये हमारे रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो उसी बेस पर उसके क्वेश्चन भी हमारे जो फाइनल एग्जाम वगैरह में दिए जाते हैं। तो इस बेस पर ये डिसाइड होता है कि हमारा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ये सारी चीज़ हमारी देखी जाती हैं। और उसके बाद देखा जाए तो अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन पेपर बनाए हैं उसमें से लगभग सारे के सारे बन गए, 1-2 क्वेश्चन पेपर को छोड़ गया, तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जो इसको समझते हैं, तो बस आप जो है ये हमारी हेल्प के लिए होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 100% श्योरिटी दे देते कि ये वाले आएंगे, बस हाँ आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सिलेबस है वो हमने फार्मेसी एक्ट तक कवर किया, तो वहाँ तक जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो एकदम सॉलिड होंगे, उनके आने के चांस पूरे होंगे। बाकी के जो यूनिट्स हैं वो आप थोड़े से डाउट में होंगे, तो वो आगे मैं आपको यहाँ वीडियो में बता दूंगा। तो पहली हमारी यूनिट आती है, पहली और दूसरी हम दोनों को कंबाइन करके देखेंगे, क्योंकि दोनों ही हमारी क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है। और ये दोनों जो यूनिट है इससे लगभग 20 से 30 नंबर का हमारा कंडक्ट होता है। तो 30 मार्क्स तो हमारा इन दोनों यूनिट से आ जाता है, क्योंकि 2 यूनिट है भाई, बड़ा सा चैप्टर है तो हमारा आ जाता है, 2 मार्क्स को इंक्लूड करके आता है। तो पहला हमारा इसमें बनते हैं 4 क्वेश्चन। कैसे? पहला हमारा आता है प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि जो हमारा ये पूरा एक्ट था इसका प्रोविजन क्या था कि इसमें हमारे इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड लेबलिंग 4 चीज़ें हो रही थी। ये दोनों चीज़ें हमारी यूनिट फर्स्ट में थी, ये दोनों चीज़ें हमारी यूनिट सेकंड में थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो चारों मतलब जितने भी क्वेश्चन पेपर देखे या पहले स्टडी किया, हर बार जो है कोई ना कोई क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कभी इंपोर्ट दिया वाला दिया गया, कभी मैन्युफैक्चरिंग वाला दिया गया, कभी सेल वाला, पिछले साल में शायद लेबलिंग एंड पैकेजिंग भी दिया गया है। तो इस तरह हमारे यहाँ बदल के क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैं कोई भी एक आपको नहीं बता सकता। बाकी अगर मैं और ज़्यादा मतलब आपको थोड़ी प्रायोरिटी दें तो यहाँ पर इंपोर्ट वाले के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बाकी तो हमारे ये चारों में से कोई भी कभी भी घुमाकर आ जाता है। तो ये नहीं कि केवल ये आएगा, चारों में से चारों के चारों हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट आते हैं। फिर हमारी बात करते हैं हम लीगल डेफिनेशन की, जो हमारे सिलेबस में है। तो लीगल डेफिनेशन में से जो भी क्वेश्चन आता है मोस्टली हमारा 2 मार्क्स में आता है। जैसे स्पीरियस ड्रग क्या है, एडल्टरेट ड्रग क्या है, मिस ब्रांडेड क्या है, पेटेंट है, प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, लोन लाइसेंस के बारे में भी कई बार आता है, और रिपैकिंग लाइसेंस। तो ये 4 जो भी ठीक है इनको आप स्टडी कर लेना। 2 मार्क्स के पर्पज से इसमें कभी आ जाते हैं और कभी लॉन्ग में आ जाते हैं, तो आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। बाकी तो ये हमारे 2 मार्क्स में ही बेसिकली आते हैं। बाकी जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव भी आप पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव भी कई बार आते हैं। ये तो आपको हर एक एक्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये एक्ट का एक तरह से इंट्रो हो जाता है कि वो एक्ट हमारा किस लिए है। तो ये सारी बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आप जो है 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे से स्टडी कर लेना। फिर हमारे यहाँ पर कुछ शेड्यूल्स आते हैं जिनके बारे में भी कई बार आया डिटेल्स में। तो जैसे हमारा शेड्यूल एम हो गया, जिसमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GPMP, इसके बारे में 2-3 बार पूछा गया है। देन हमारा कभी जी आ जाता है, रियरली आता है, एच रियरली आता है, एन वाला कभी देखा गया, एक्स वाला। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा है वो हमारा ये शेड्यूल एम वाला है। बाकी जी वाला भी कई बार आया, हार्मोनल प्रिपरेशन इसमें आते हैं, इंसुलिन वगैरह, और ये हमारे कभी कभी आने के चांस रहते हैं। तो ये दोनों हमारे सबसे ज़्यादा क्या हो जाते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पर आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम। तो इसमें हमारी 2 जो चीज़ें हैं, यानी कि DTAB और DI, यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और यहाँ ड्रग इंस्पेक्टर, इन दोनों के ऊपर डिटेल्स में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, यानी कि 10 मार्क्स में आते हैं। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर ये मतलब बेसिकली आते हैं। बाकी ये चीज़ हमारी शॉर्ट में आ जाती है, CDL, DC या गवर्नमेंट एनालिस्ट। बाकी अब बात करते हैं हम अपनी 3rd यूनिट में। तो 3rd यूनिट में जो पहला हमारा चैप्टर था फार्मेसी एक्ट वाला, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या तो हमारा पूरा डिटेल्स नोट आ जाएगा पूरे फार्मेसी एक्ट में, या सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इसमें आता है PCI वाला। फिर एजुकेशन रेगुलेशन हमारी वैसे इसके अंदर आती है, लेकिन कई बार सेपरेटली भी इसको पूछा गया है। बाकी कई बार ये तो हमारा मतलब रियरली चांस होते हैं कि स्टेट जॉइंट का डिफरेंस पूछे। बाकी ये 3 चीज़ें हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, PCI, ER, ये चीज़ है। और एक और चीज़ हमारी इसमें आती है
रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, तो ये हमारी इन तीनों चीज़ों में आती है, फर्स्ट सब्स्टिट्यूट और रिमूवल। तो ये शॉर्ट में कई बार पूछे गए तो इनको आप अच्छे से देख लेना। बाकी कई बार ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाता है, रिमूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें। तो ये तीनों की तीनों बातें हमारे रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मेसी के अंदर आती हैं, तो इनको आप यहाँ पर जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मैंने सारा कुछ जो है करा दिया है। बाकी कई बार जो है फार्मेसी एक्ट के ऑब्जेक्टिव तो आप हर एक एक्ट के पढ़ लेना। तो ये बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं, आप कहोगे सारा ही दे दिया, तो इसमें से हमारे मोस्टली क्वेश्चन वगैरह बनते भी है। तो यहाँ तक जो था हमारा सिलेबस कंप्लीट है, और यहाँ तक जो क्वेश्चन मैंने बताया वो हमारे आने के पूरे चांस रहते हैं। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मतलब अटपटे हो जाते हैं। रीजन देखो यहाँ आपके सामने है, यहाँ पर क्या है कि सिलेबस हमारा बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ दिख जाएगा 5 यूनिट तक। और यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर बनता है वो हमारा छोटे से छोटी चीज़ों से भी बन जाता है। जैसे मान लो इतना कुछ हमारा है, अब यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो ये हमारा इसमें से 8 नंबर के मुकाबले 3 दे रखे बड़े बड़े चैप्टर, और इसके अंदर भी एक छोटा सा पार्ट है हमारा रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन। तो इसी को जो है पिछले साल या 2019 वाले में कितने मार्क्स में दिया है, 7 मार्क्स में दिया है। तो इस तरह यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारे डिटेल्स में अंदर तक से आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर क्वेश्चन को गैस करना ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन रखे हैं, आई होप आप लोग ये हेल्प करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। बाकी जो हमारा मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, इसमें लगभग हमारा बॉन्ड और अनबॉन्ड, ये बॉन्ड एंटिटी आपने पढ़ा, नॉन बॉन्डेड एंटिटी, बॉन्ड एंटिटी, ये सारे हमारे शॉर्ट में आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग इन बॉन्ड एंड आउटसाइड बॉन्ड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। बाकी एक आध बार देखा गया है पेटेंट एंड प्रोप्राइटी मेडिसिन को हम कैसे करते हैं प्रिपेयर वगैरह, तो उनकी यहाँ पर जो है प्रिपरेशन वगैरह हमको देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली हमारा फंडा था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट का, देखते हैं करा पाते हैं कि नहीं। बाकी यहाँ पर हमारा आता है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। तो इसमें भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं, इसमें गैस करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था, क्योंकि कई बार इसके ऑब्जेक्टिव वगैरह पूछ लेते हैं, या कई बार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ये चीज़ हमारी नार्कोटिक ड्रग के बारे में, ये हमारा प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। और कई बार हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक कंसल्टेटिव कमेटी जो हमारी उसके बारे में आ जाता है। फिर कई बार देखा गया नेशनल फंड फॉर कंट्रोलिंग ड्रग, तो इसमें भी हमारे कई सारे ड्रग्स बन सकते हैं, ये हमारा पिछले साल पूछा गया था। इन सब में मतलब गैस करना थोड़ी मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप इनको चेकआउट कर लेना। बाकी अब देखते हैं हम थोड़े अच्छे से क्वेश्चन। तो ये हमारी आती है यूनिट 4। तो यूनिट 4 में ये जो हमारा था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, इसके ऊपर कभी आता है तो शॉर्ट में नोट से आता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं आता, 7 नंबर वगैरह में आता है। तो ये क्या है ये मैंने वैसे अभी आपको बता दिया था, आप जाके इसको जरूर से चेकआउट कर लेना। फिर हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ये हमारा चैप्टर 2 है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। तो इसके अंदर हमारा जो 2-3 चीज़ें पूछी गई हैं, पहला हमारा आता है ऑब्जेक्टिव, और फिर इसमें आती है CPCSEA। तो ये हमारा वो एक्ट होता है जो हमारा क्या करता है, एनिमल को उनके मतलब जैसे एनिमल वगैरह का यूज़ करते हैं, कहीं भी कोई भी ले लें, लैब ले लें या कहीं पर, या कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, एनिमल्स का यूज़ करते हैं। तो उनके साथ कोई मतलब ज़्यादा उनके साथ वैसा ना हो रहा हो, उनको मारा जा रहा हो, मतलब उनकी दया दृष्टि की नज़र से ये पूरा का पूरा हमारा एक्ट या लॉ बनाया गया है। और इसकी कुछ हमारी गाइडलाइंस है जो क्या करती है, हमारे एनिमल्स को प्रिवेंट करने का काम करती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे जनरल पर्पस से भी और हमारे एग्जाम पर्पस से भी, इसीलिए जो है इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार देखा गया है। और ये हमारा या तो 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन दे देंगे, या ये पूरा हमारा लॉन्ग में आ जाएगा, कभी 10 में तो कभी 7 में आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहता है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। फिर हमारी कई बार देखो, अब ये नहीं आ सकता, कुछ भी हो सकता है आजकल पेपरों में जैसा ही हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ट्रांसफर एंड एक्यूशन ऑफ एनिमल फॉर एक्सपेरिमेंट, ये देख लेना, इसकी ऑफेंस एंड पेनल्टी देख लेना। तो ये सब आप देख लेना मर्जी। बाकी ये वाला आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, CPCSEA वाला गाइडलाइंस वाला। फिर हमारे यहाँ थर्ड क्वेश्चन आता है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे प्राइस वगैरह डिसाइड किए जाते हैं वो सारे इसी के तहत बनते हैं। तो इसमें एक हमारा यहाँ पर आता है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ये आता है। फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन जैसे देखो, रिटेल प्राइस ऑफ फॉर्मुलेशन हमारा 2019 में आया हुआ है, और इसके साथ में कुछ और टॉपिक छोटे छोटे जैसे सेल प्राइस हो गया, सीलिंग प्राइस। तो अगर ये दिया था तो ऐसे क्वेश्चन भी हमारे आने के जो है चांस वगैरह बढ़ जाते हैं। फिर एक चीज़ हमारी आती है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, तो इसके बारे में भी आने के चांस है। तो जो है आप इसको भी अच्छे से कर लेना, वरना इसकी ये जो फुल फॉर्म है ना, ये फुल फॉर्म ही हमारी जो है 2 नंबर में देखी जाती है। तो ये टॉपिक को आज छोड़कर मत जाना, इसको भी आप देख लेना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं अपने यूनिट 5 के ऊपर। तो देखो यहाँ पर बेसिकली हमें डायरेक्टली ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे डिटेल्स नोट ऑन फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। तो ये हमारा 2019-20 में डायरेक्ट पूरा बड़ा क्वेश्चन आया, ये आ जाता है। या शॉर्ट में कई बार जो है हाथी कमेटी या फिर मुडेलियर कमेटी वगैरह हमारी आ जाती हैं, तो इनको आप जो है चेकआउट कर लेना। बाकी एक कई बार शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाता है फार्मासिस्ट ऑथ के बारे में, तो इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे ये 3 है जो लास्ट के, तो इनको बदल बदल के क्वेश्चन आया हुआ है और डायरेक्टली 10 में या 7 में आता है। जैसे हमारे यहाँ पर है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ पर्पस है भी। और अभी जो है इसका 2021 में एक नया अमेंडमेंट भी आया है, तो इसके चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये हमारा एग्जाम में आ सकता है। तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसको आप बहुत अच्छे से कर लेना। फिर हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो ये भी एक रियल लाइफ बेस्ड बहुत अच्छा एक्ट है कि यहाँ पर क्या होता है, पब्लिक वगैरह को अवेयर किया जाता है उनके
जो उनके अधिकार वगैरह है उनके लिए। तो ये हमारा कई बार आ जाता है, ऑब्जेक्टिव वगैरह आ जाते हैं कई बार 2-3 नंबर में। फिर एक चीज़ हमारी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो ये हमारा 2020 और 21 के पेपर में आया था, और ये भी हमारा 2020 के 21 के पेपर में आया था। तो इनके आने की चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह देखा जाए सारा कुछ ही हमारा इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया जो जैसा था। अब आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी, सारा कुछ कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी कोई भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।